Good morning to one and all. I'm Prem Kaur Patle. My dear students, today I'm here along with this last part of second chapter, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. My dear students, in the last session of this chapter, I'm going to explain about the global influence of the Russian Revolution and the USSR. बच्चों, ये आज का लास्ट सेशन है हमारे चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें आप रूसी क्रांति और जो सोवियत संघ था उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस, उसके वैश्विक प्रभाव को जानेंगे। तो बच्चों, ये आपकी बुक के पेज नंबर 46 से लिया गया है। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे ऑफ बोल्शेविक्स टू पावर एंड कीप इट। बच्चों, जो बोल्शेविक, जिसके लीडर लेनिन थे, बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में जो यूरोप की समाजवादी पार्टियां थी वो बहुत हद तक सहमत नहीं थी। डिड नॉट होली अप्रूव द वे द बोल्शेविक्स टू पावर। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पे कब्जा किया था वो उसको अब उनकी उस गतिविधि पर वह सहमत नहीं थे। However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. लेकिन जो मेहनतकश लोग थे, उन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की जो संभावना ने दुनिया भर के लोगों में के मन में एक उम्मीद जगा दी थी। क्यों, आपने देखा था कि जो बोल्शेविक्स थे, उनकी पार्टी में जो लोग जुड़े हुए थे वो वर्कर्स ग्रुप था, वो उससे जुड़ा हुआ था। तो ये मेहनतकश लोगों के आधार पर यह संभावनाएं देखी जा रही थी दुनिया भर के लोगों में कि एक मेहनतकश लोगों के राज्य की यहाँ स्थापना होगी। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बहुत सारे देशों में बच्चों कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया और उनमें उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। द बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविकों ने जो उपनिवेश कॉलोनियल स्टेट में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उनको कहा कि वे उन बोल्शेविकों के रास्ते का अनुसरण करें। इसके लिए उन्होंने उस उपनिवेश की जनता को प्रोत्साहित भी किया। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर participated in the conference of the peoples of the east and the Bolsheviks founded Comintern। बच्चों, सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में और बोल्शेविकों के द्वारा बनाए गए जो कॉमिंटर्न थे उसमें हिस्सा लिया। कॉमिंटर्न ये बोल्शेविक समर्थक जो समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, उसको कॉमिंटर्न कहा गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बनाया था, उसको उन्होंने कॉमिंटर्न के नाम से जाना गया। Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East। कुछ विदेशियों को तो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, शिक्षा भी दी गई। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। बच्चों, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक ग्लोबल फेस, एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी, एक उसकी हैसियत उसे मिल चुकी थी। तो इस तरह से बोल्शेविकों ने, या कहा जाए कि कम्युनिस्ट की जो एजुकेशन थी वो प्रदान की जा रही थी, दी जा रही थी। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक ये जो सोवियत संघ था उसकी वजह से समाजवाद को एक पहचान मिल चुकी थी। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country
that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की जो शासन शैली है वो किससे नहीं मिलती है, वह रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। यह अब लोगों को समझ में आने लगा था। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. बच्चों, जो विश्व की जो समाजवादी आंदोलन हो रहे थे उनमें भी इस बात को मान लिया गया था कि जो सोवियत संघ है उस सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये बात सभी ने मान ली थी। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। A backward country had become a great power and its industry developed, its agricultural sector developed and the poor were being fed. बच्चों, उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ जो नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी जा रही थी। But it had denied the essential freedom to its citizen and carried out its developmental project थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। और जो विकास की परियोजनाएं थी उनको दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। बाय द एंड ऑफ द 20th century, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड, दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग द पीपल। बच्चों, उद्योग भी विकसित हो रहे थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप हो रहे थे, जो पुअर पर्सन थे, गरीब थे, उनको भोजन मिल रहा था, लेकिन नागरिकों की आवश्यक स्वतंत्रताएं उन्हें नहीं दी जा रही थी। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उस पर रिप्रेसिव पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा था, दमनकारी नीतियों के बल पर उन्हें लागू किया जा रहा था। बेटा, 20th सेंचुरी के लास्ट तक जो समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की जो प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी कम हो गई थी। उसकी जो रेपुटेशन थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी इस समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. तो इस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन और जो सोवियत यूनियन है उनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था वो आपने समझा। बच्चों, ये बॉक्स नंबर 5 में दी गई इन्फॉर्मेशन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ बातों को समझाने की कोशिश की गई है कि रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हमारे इंडिया में कब और कहाँ और कैसे लिखा गया था, या उसकी कह लीजिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अमंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। एंड सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की। एंड बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। और लगभग 1920 के जो डिकेड है उसके मध्य में ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया था। इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। ओके बच्चों, इस पार्टी के जो सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे, और इसमें से कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनीतिक व्यक्ति भी थे, सांस्कृतिक व्यक्ति थे जो सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी लेते थे। इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रसिया। और उसके लिए उन्होंने रूस का भी दौरा किया। इसमें काफ़ी जाने पहचाने चेहरे थे। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत
समाजवाद के बारे में लिखा भी। अमंग दैम जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर who wrote about Soviet socialism, and in India writing gave impression of Soviet Russia। बच्चों, इन्होंने जो भारतीय लेखकों ने जो भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई अपने लेखन के माध्यम से। हिंदी में जो R.S. अवस्थी थे, उन्होंने 1920s और 21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड द रेड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तकें लिखी। R.S. अवस्थी, द ऑथर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट एंड द रेड रिवॉल्यूशन। उनके अलावा एक S.D. विद्यालंकार भी थे। उन्होंने द रिबर्थ ऑफ रशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, ये इस नाम की पुस्तकें लिखी थी। और इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया था। तो इस तरह से भारतीय राजनीतिज्ञ और जो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत के, उन पर भी इस सोवियत का काफ़ी प्रभाव था। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में भी बने रहे थे और कई लोगों ने तो इस कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षाएं भी प्राप्त की। और उसके बाद भारत में 1920 डिकेड्स में कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट यानी गठन कर लिया गया था। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।